प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है। यह इस नाटक का प्रथम व्याख्यान है, जिसमें हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु को संक्षेप में स्पष्ट करेंगे। सबसे प्रथम हम इसकी पात्र सूची पर प्रकाश डालते हैं। सबसे प्रमुख पात्र आता है ध्रुव स्वामिनी, फिर मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगिल, मिहिरदेव, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, नर्तकियाँ। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में उनकी नाट्य कला का चरम उत्कर्ष परिलक्षित होता है। प्रसाद ने इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का आधार लेकर युगीन समस्याओं पर प्रकाश डाला है। इस नाटक का केंद्र बिंदु नारी जीवन है। उस नारी जीवन की प्रतिनिधि ध्रुव स्वामिनी है और वही इस नाटक की नायिका है। अतः यह नायिका प्रधान नाटक है। इसकी कथा वस्तु अंक विभाजन के आधार पर वर्णित है, जो इस प्रकार से है। अर्थात यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। सबसे पहले हम प्रथम अंक पर प्रकाश डालेंगे कि प्रथम अंक में इसकी कथा वस्तु किस प्रकार से उत्तरोत्तर प्रगति करती है। सम्राट समुद्रगुप्त का पुत्र रामगुप्त दिग्विजय यात्रा पर निकलता है। यह प्रथम अंक की कथा वस्तु है। यात्रा पथ के शिविर के पिछले भाग से ध्रुव स्वामिनी पर्वतमाला को देखती हुई सामने आती है। तब उसके साथ एक खड्गधारिणी है। ध्रुव स्वामिनी उससे मंदाकिनी के बारे में पूछती है, किंतु खड्गधारिणी गूंगेपन का अभिनय करती है। इससे ध्रुव स्वामिनी झुंझला उठती है। तब खड्गधारिणी उससे कहती है कि देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। खड्गधारिणी से झरने के किनारे बैठी हुई ध्रुव स्वामिनी को पता चलता है कि चंद्रगुप्त भी कुछ बंदी की तरह है। ध्रुव स्वामिनी मगधराज के बारे में कहती है कि वे विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त अपने आनंद में मग्न रहते हैं, मुझसे बात नहीं करते। खड्गधारिणी की बातों से लगता है कि वह चंद्रगुप्त का पक्ष लेती है। ध्रुव स्वामिनी को कुमार चंद्रगुप्त सरल सुंदर प्रतीत होता है और उनका भाई रामगुप्त ऐसा नहीं लगता। इसी बीच वहीं प्रतिहारी और दासी भी आती हैं। फिर कुंज में से रामगुप्त निकलता है। शाम का समय है। ध्रुव स्वामिनी दासी के साथ जा चुकी है। रामगुप्त खड्गधारिणी से पूछता है कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्यार करती है या नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रतिहारी रामगुप्त को सूचना देता है कि शकों ने गिरिपथ को रोक लिया है और राजपथ से हमारा संबंध टूट गया है। अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शकराज का दूत भी आया है। रामगुप्त प्रतिहारी के साथ चला जाता है। वहां पहुंचकर शिखर स्वामी से विचार विमर्श कर
शकराज के संधि प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ध्रुव स्वामिनी को शकराज के पास भेजने का आदेश स्वहित में दे देता है। ध्रुव स्वामिनी को जब इस बात का पता चलता है तब वह अपने पति रामगुप्त से अनुनय विनय करती है, लेकिन स्वार्थी रामगुप्त अपने कथन पर अडिग बना रहता है। ध्रुव स्वामिनी इस बारे में शिखर स्वामी से भी बात करती है, लेकिन शिखर स्वामी भी रामगुप्त के कथन का समर्थन करता है। अपने आप को असहाय समझकर ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसी समय चंद्रगुप्त वहां आ जाता है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को बता देती है कि रामगुप्त ने मुझे शकराज को देने का निश्चय कर लिया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इसी बीच रामगुप्त और शिखर स्वामी वहां आ जाते हैं। उन्हें चंद्रगुप्त का ध्रुव स्वामिनी के पक्ष में बोलना अच्छा नहीं लगता। मंदाकिनी कहती है कि राजा की रक्षा हो। ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करने और शिखर स्वामी मृत्युदंड पाने को तैयार हैं, तो परीक्षा कर देखो। रामगुप्त को लगता है कि चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और मंदाकिनी तीनों मेरे विरुद्ध षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। चंद्रगुप्त कहता है कि मैं ध्रुव स्वामिनी का वेश बनाकर शकराज के पास जाऊंगा और सामंत कुमार भी मेरे साथ जाएंगे। ध्रुव स्वामिनी भी चंद्रगुप्त के साथ चलने का आग्रह करती है और चंद्रगुप्त उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। यहाँ पर प्रथम अंक समाप्त होता है और द्वितीय अंक प्रारंभ होता है। द्वितीय अंक का कथानक इस प्रकार है। कोमा और शकराज में वार्तालाप चल रहा है। तभी खिंगल आकर शकराज से कहता है कि रामगुप्त ने अपनी शर्तें मान ली हैं। शकराज प्रसन्न होकर नाच गाने का प्रबंध करने का आदेश देता है। रामगुप्त के यहाँ से शिविकाएं आ जाती हैं। शकराज को सूचना मिलती है कि ध्रुव स्वामिनी उससे अकेले में मिलना चाहती है। यह सब जानकर कोमा को बुरा लगता है। उसी समय मिहिर देव आ जाते हैं। वे कोमा के मुख पर छाई उदासी का कारण पूछते हैं और शकराज को चेतावनी देते हैं। कोमा जाने लगती है। तभी प्रहरी कहता है कि ध्रुव स्वामिनी ने पूछा है कि एकांत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। शकराज एक साथ दो महिलाएं अपने सामने उपस्थित देखकर पूछता है कि मैं तुम में से किसे ध्रुव स्वामिनी मानूं। ध्रुव स्वामिनी, वेशधारी चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों ही स्वयं को ध्रुव स्वामिनी बताते हैं। वे दोनों कटार निकाल लेते हैं और ध्रुव स्वामिनी कौन है इसका निर्णय करने के लिए लड़ने को तैयार होते हैं। शकराज उन्हें रोकता है। तभी चंद्रगुप्त प्रकट रूप में कहता है कि मैं तुम्हारा काल हूँ। शकराज मारा जाता है। ध्रुव स्वामिनी की जय जयकार का शोर गूंज उठता है और इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक का द्वितीय अंक यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद तृतीय अंक, जो इस नाटक का अंतिम अंक है, वो प्रारंभ होता है, जिसमें ध्रुव स्वामिनी पाद पीठ पर बैठी है। वह सैनिक से कुमार के घावों की स्थिति के बारे में पूछती है। मंदाकिनी उसे भाभी कहकर बधाई देती है। तभी राजपुरोहित आता है जो स्वतशयन करना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी स्वतशयन को एक ढोंग मानती है। मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी की बात का समर्थन करती है। राजपुरोहित और मंदाकिनी चले जाते हैं और कोमा मिहिर देव के साथ प्रवेश करती है। कोमा ध्रुव स्वामिनी से कहती है कि मैं शक जाति की कन्या हूँ और मैंने शकराज से प्रेम किया था। मैं आपसे भीख मांगने आई हूँ। वह शकराज का शव मांगती है। ध्रुव स्वामिनी उसे स्वीकार कर लेती है।
तब मंदाकिनी और चंद्रगुप्त आ जाते हैं। मंदाकिनी चाहती है कि चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को अपना ले। मिहिर देव के साथ कोमा शकराज का शव ले जाती है और वे दोनों रामगुप्त के सैनिकों के द्वारा मार दिए जाते हैं। सामंत कुमार कहता है कि स्वामिनी, राजाधिराज रामगुप्त ने शकों का संहार करवा दिया है। इसी बीच रामगुप्त भी वहां आ जाता है। वह चंद्रगुप्त, सामंतों आदि को बंदी बनाने का आदेश देता है। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को अपनी सहधर्मिणी कहता है, किंतु ध्रुव स्वामिनी को यह संबोधन पसंद नहीं है। तभी वहां राजपुरोहित आ जाता है। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को भी बंदी बना लेने का आदेश देता है। चंद्रगुप्त बंधन तोड़कर सामने आ जाता है। वह सामंत कुमारों को भी मुक्त करा लेता है। शिखर स्वामी परिषद के लोगों को बुला लाता है। मंदाकिनी रामगुप्त को अपराधी बताती है। पुरोहित कहता है कि अब रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, वह क्लीब और राजद्रोही है। परिषद के सब लोग भी यही कहते हैं। रामगुप्त उनकी बातों का विरोध करता है, किंतु शिखर स्वामी भी कह देता है कि तुम्हें परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त चंद्रगुप्त पर कटार से प्रहार करने का प्रयास करता है। तभी एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार कर उसे गिरा देता है। सामंत कुमार राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय जयकार कर उठता है। यहीं पर कथानक समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको कथानक के माध्यम से विदित हुआ, ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद का एक तरह का ऐतिहासिक नाटक है। इसमें मुख्य पात्र ध्रुव स्वामिनी है, जो इस नाटक की नायिका है। तो आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। आगे के व्याख्यानों में हम ध्रुव स्वामिनी की चारित्रिक विशेषताओं और ध्रुव स्वामिनी नाटक के नाटकीय तत्वों के आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे।